तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसको। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा संजीव को। तो अभी साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की है, जिसमें हिंदी भाषा के लिए चुना गया संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। वो एक गाना है ना, मुझे पहचानो मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। तो डॉन वाला प्रश्न है ये। वहीं अगर अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे तो नीलम शरण गौड़ को चुना गया है उनके नॉवल रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए। बाकी देखो पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी है। कम से कम हिंदी और अंग्रेजी का तो आप याद रख लेना, और उसके अलावा अपने अपने क्षेत्र के जो भी पुरस्कार हैं वो जरूर पढ़ लेना। वो आपके स्टेट वाले एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे। जैसे कि राजस्थान वाले स्टूडेंट्स हैं, राजस्थानी भाषा का पूछा जाएगा। गुजरात से हैं अगर आप, तो गुजराती भाषा का पूछा जाएगा। बाकी इस तरह से आप अपने अपने क्षेत्र का जरूर याद रखेंगे। तो अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम बात करें, इसकी शुरुआत होती है 1954 से। एक प्रश्न मैंने आपको कई बार पूछा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची की तो 22 भाषाएं इसमें आ गई, उसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी। तो इस तरह से टोटल 24 भाषाएं हो गई हैं। और आप कह सकते हो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। वहीं अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 23 भाषाओं में दिया जाता है। वो 8वीं अनुसूची वाली 22 भाषाएं हो गई और एक अंग्रेजी भाषा हो गई। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इसरो को। तो अभी इसरो को उसके चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइसलैंड के हुसाविक में इन्वेस्टिगेशन म्यूजियम के द्वारा दिया जाने वाला ये पुरस्कार चंद्र अन्वेषण और खगोलीय घटनाओं को समझने में इसरो के असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। अच्छा, चंद्रयान 3 के लिए दिया गया, तो अब ये बहुत जरूरी हो जाता है चंद्रयान 3 के बारे में हम जाने। वैसे तो जब भी इसरो की बात आती है मैं आपको हमेशा चंद्रयान 3 और आदित्य L1 को रिवाइज कराता हूं। तो अभी एक बार फिर मौका मिला है, तो चलो रिवाइज करते हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च कब किया था? 14 जुलाई को। कब पहुंचा था? 23 अगस्त को। और पहुंचा कहां पे था? चंद्रमा पे पहुंचा था, लेकिन उसकी खास बात क्या है, उसके साउथ पोल पे पहुंचा था। और साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला देश बना था भारत। वैसे चंद्रमा पे जाने वाला तो चौथा देश बना था, अमेरिका, रशिया और चीन के बाद, लेकिन साउथ पोल पे बात करोगे तो वहां पे जाने वाला पहला देश है। इसीलिए 23 अगस्त को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये याद रखना, ये प्रश्न भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। अच्छा, लॉन्च कहां से किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किसके द्वारा? LV-M3M4 रॉकेट के द्वारा, जिसे बाहुबली या फेट बॉय भी कहते हैं। ये अपने साथ एक लैंडर लेकर के गया था जिसका नाम विक्रम है, और एक रोवर गया था जिसका नाम प्रज्ञान है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है, P वीर मुथवेल है। और ये भी याद रखना, चंद्रयान 3 चंद्रमा पे जिस स्थान पे उतरा उसको क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति नाम दिया गया। लगे हाथ। फिर बताइए, अभी हाल ही में कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को। तो अभी पश्चिम बंगाल के कैपिटल कोलकाता में 29 नंबर के कोलकाता फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड जीता है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी नाम की मूवी ने। इस मूवी की बात करें तो ये एक इजरायली फिल्म है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। इसके अलावा कार्लोस डैनियल मालवे, उनको उनकी फिल्म वन वे के लिए बेस्ट डायरेक्टर का गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड मिला है। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये भारत में कोलकाता में आयोजित एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। इसकी शुरुआत होती है 1995 से। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अभी 2023 में 54वां संस्करण हुआ था, 54th नंबर का। कहां पे? गोवा में। इसमें ओपनिंग फिल्म थी कैचिंग डस्ट, और ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था। और यहाँ पे गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था जो कि बेस्ट फिल्म के लिए दिया जाता है। किसे? एंडलेस बॉर्डर नाम की मूवी को। ये पर्शियन फिल्म है। जबकि स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था ऋषभ शेट्टी को उनकी फिल्म कांतारा के लिए। बेस्ट वेब सीरीज चुना गया था पंचायत सीजन 2 को। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जरूर याद रखना, माइकल डगलस को मिला, हॉलीवुड एक्टर है। और इसमें क्लोजिंग फिल्म रही थी द फीदर बेट, ये अमेरिकी फिल्म है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे अवार्ड्स मैंने आपको कराने की कोशिश की एक साथ।
ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस पुस्तक ने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 जीता? तो आंसर होगा अगेंस्ट ऑल ऑड्स द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया और विनिंग मिडल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। इन दोनों बुकों ने, तो संयुक्त रूप से इन दोनों बुकों को गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 दिया गया है। एक बुक है विनिंग मिडल इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स, और इसको लिखा किसने है? टी.एन. हरी और बाला श्रीनिवास ने। और दूसरी बुक है अगेंस्ट ऑल ऑड्स द आईटी स्टोरी ऑफ इंडिया, जिसके लेखक हैं कृष्ण गोपाल कृष्णन और कृष्णन नारायणन। इसमें पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए दी जाती है, जो ये आपस में बांट लेंगे। बाकी गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है सन 2020 से। कौन देता है? इक्विटी फर्म गाजा कैपिटल के द्वारा दिया जाता है, और इंडियन बिजनेस पर लिखी गई पुस्तकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा सुकृता पॉल कुमार। तो अभी सुकृता पॉल कुमार ने अपनी बुक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार का 6वां संस्करण जीता है। अच्छा, इनके अलावा सामाजिक कल्याण में असाधारण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को सामाजिक उपलब्धि के लिए ये रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप कह सकते हो ये पुरस्कार सामाजिक उपलब्धियों के साथ साथ मानवाधिकारों और विश्व शांति की दिशा में किए गए कार्य को लिए भी दिया जाता है, मतलब कला के क्षेत्र में भी और सामाजिक उपलब्धियों के क्षेत्र में भी। इस पुरस्कार को 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाशक हैं पीटर बुंडालो, उन्होंने शुरू किया था। इसमें पुरस्कार के रूप में $5,000 की राशि दी जाती है। और पिछले साल ये पुरस्कार एक पत्रकार व लेखक थे राज कमल झा, उन्हें उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए मिला था। और आपको याद आएगा, अभी साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला 2023 का? जॉन फॉसे को मिला था, ये नॉर्वे के लेखक हैं। और भारत का पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही दिया गया था गीतांजलि के लिए, साहित्य के क्षेत्र में मिला था उनको 19। फिर बताइए, अभी हाल ही में कितनी भारतीय विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 6 को। तो अभी सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है, जिनमें भारत से 6 विरासतों को चुना गया है। मैं आपको 6 की 6 पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनना। एक तो अमृतसर का जो रामबाग गेट है, उसे उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। उसी तरह विशिष्टता का पुरस्कार मिला, यानी कि अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, किसे? केरल के कुन्नमंगलम भगवती मंदिर स्थित कर्णिकारा मंडपम को। मेरिट का पुरस्कार, अवार्ड ऑफ मेरिट, ये मिला हरियाणा के गुरुग्राम में चर्च ऑफ एपिफेनी और मुंबई में डेविड सेसुन लाइब्रेरी व रीडिंग रूम को, और दिल्ली में बीकानेर हाउस को भी। वहीं पंजाब में पीपल हवेली, इसे स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सम्मान मिला। तो हमने प्रश्न में देखा ना कि 6 भारतीय विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो 6 ये रही। इसमें एक तो ये अमृतसर का रामबाग गेट याद रख लेना, एक हरियाणा का गुरुग्राम में चर्च ऑफ एपिफेनी याद रख लेना, पंजाब की पीपल हवेली याद रख लेना, और ये बीकानेर हाउस वगैरह भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। वैसे तो ये एशिया प्रशांत पुरस्कार है ना, ये इस साल 3 देश भारत, नेपाल और चीन की 12 विरासत परियोजनाओं को दिया गया, लेकिन हमने केवल भारत की ही बात की है क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है। भारत की 6 विरासतों की बात की हमने। और ये जो एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार है, इसे सन 2000 से यूनेस्को के द्वारा दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रों के संरक्षण को बढ़ावा देना। देखो, अब यूनेस्को से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे अज़ौले। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे के T2 टर्मिनल को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में मान्यता मिली? तो आंसर होगा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो केम्पेगौड़ा, इन्हें बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है, तभी तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अभी इसी एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में से एक माना गया है। इसे अभी यूनेस्को के प्रिक्स वर्साय द्वारा इंटीरियर 2023 के लिए वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और याद रखना कि इस प्रकार का सम्मान पाने वाला ये एकमात्र भारतीय एयरपोर्ट है।
अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि अभी मोदी जी ने केम्पेगौड़ा जी की स्टेचू यहाँ पे लगाई थी, उसकी हाइट आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, उसका नाम आपसे पूछ सकता है। तो उस स्टेचू की हाइट है 108 फुट और नाम स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। इसको बनाया राम वी सुतार ने, तो ये भी याद रखना। फिर बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने किस कंपनी को 2023 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया? तो क्रॉम्पटन कंपनी। क्रॉम्पटन के इलेक्ट्रिकल आइटम आते हैं, फैन वगैरह, कूलर वगैरह, हो सकता है आपके घर में भी इसका कोई आइटम रखा हो। और अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्रॉम्पटन कंपनी को वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण श्रेणी में 2023 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया। और इसे ये पुरस्कार, इसका एक प्रोडक्ट आता है स्टोरेज वाटर हीटर, उसके लिए दिया गया है, जो कि सबसे ऊर्जा कुशल उपकरण श्रेणी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्रॉम्पटन, इस कंपनी की स्थापना होती है 1937 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताना है, अभी किसने कला और साहित्य में यूनाइटेड अरब अमीरात का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता? तो आंसर होगा वासिनी लारिड्स ने। तो अल्जीरियाई प्रोफेसर है वासिनी लारिड्स, जिन्होंने साहित्य और कला के क्षेत्र में यूनाइटेड अरब अमीरात का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता है। इस ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड्स को अरब नोबेल के नाम से भी जाना जाता है और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सार्थक विचार को प्रेरित करते हैं। तो इनका नाम याद रखना। यूनाइटेड अरब अमीरात से याद आएगा, अभी कोप 28 का आयोजन यहीं पे हुआ था। बाकी दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को मिला। शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार मिला था अभी सफीना हुसैन को। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 का जीता अब्दुल्लाही मायर ने। ये नाम भी अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, लेटेस्ट, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी जनवरी 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो छठा संस्करण होगा ये कहां पे होगा? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु में। इस बार ये साउथ में होंगे। तो याद रखना, 2024 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे ये इसका छठवां संस्करण होगा। कहां पे होगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 4 शहरों में ये होंगे, चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोयम्बटूर में। कब से कब तक होंगे? तो 19 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2024 तक। और याद रखना कि पहली बार स्क्वैश जो गेम है उसको इन खेलों में शामिल किया जाएगा। और हमारे जो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने इसके लोगो और शुभंकर को अभी लॉन्च कर दिया। शुभंकर यानी कि इसका मैस्कॉट, वो क्या है? वो है वीर मंगाई। और ये क्या है, या बोलूं कि ये कौन है? तो ये जो शुभंकर है, वीर मंगाई, ये महान स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नचियार को रिप्रेजेंट करता है, जिन्हें राज्य में आमतौर पर वीर मंगई के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी वे। तो याद रखना कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण होगा 2024 में, तमिलनाडु में होगा। शुभंकर भी मैंने आपको बता दिया, वो भी याद रखना। अब खेलो इंडिया से संबंधित पिछले एक साल में आपने क्या क्या प्रश्न पढ़े, चलो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अभी बिल्कुल लेटेस्ट आपको याद होगा, पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन हुआ था, अभी दिसंबर में हुआ, नई दिल्ली में हुआ था। और इसमें टॉप पे हरियाणा था, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश था और तीसरे पे तमिलनाडु था। और उसका शुभंकर क्या था? मैस्कॉट उज्ज्वला, जो रिप्रेजेंट करता है गोरैया चिड़िया को, जो गोरैया होती है ना, गोरैया चिड़िया, उसको। और अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में जो इसका तीसरा संस्करण हुआ था, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। पहले स्थान पे उसमें जम्मू कश्मीर रहा था। और अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2023 में 5वां संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश में, जिसका शुभंकर था आशा, उसमें टॉप पे रहा महाराष्ट्र। और अभी 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें पहले स्थान पे पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था। तो ये भी आपको जरूर याद रखने हैं। अच्छा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण हुआ था उसका शुभंकर क्या था? मैस्कॉट जीतू था, जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को। और ये बारासिंगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, हाल ही में प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा शीतल देवी ने। तो देश में पहली बार विशेष रूप से दिव्यांग एथलीटों के लिए दिव्यांग खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया शीतल देवी को। और इनका संबंध जरूर याद रखना किस खेल से है? आर्चरी, तीरंदाज है ये। अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था। एक तो 2023 का अर्जुन पुरस्कार के लिए इनको चुना गया और सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट 2023 इनको चुना गया था। और यही बात करें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया? सुमित अंतिल को। इनका संबंध भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रोवर है।
उसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया मुरलीकांत पेटकर को, तैराक है, स्विमर है। सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार के लिए चुना गया गौरव खन्ना को, पैरा बैडमिंटन कोच है। और सर्वश्रेष्ठ अकादमी का पुरस्कार मिला गौरव खन्ना एक्सेलिया बैडमिंटन अकेदमी को। और मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया भारतीय ब्लाइंड शतरंज टीम को। तो ये ध्यान रखना आप। फिर बताइए, अभी हाल में किसे यूरोप के सर्वश्रेष्ठ शतरंज प्रतिभावान खिलाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा बोधना शिवानंदन। तो भारतीय मूल की ब्रिटिश स्कूली छात्रा हैं ये बोधना शिवानंदन, जिनको सुपर टैलेंटेड यूरोपीय चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी का खिताब मिला है। अभी उन्होंने क्रोएशिया में यूरोपीय ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जीती है और इससे कुछ समय पहले उन्होंने यूरोपीय रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप भी जीती। फिर बताओ, अभी हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट को किसने जीता? तो आंसर होगा डी गुकेश ने। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं डी गुकेश और इन्होंने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीत लिया है। इन्होंने किसे हराया? पेंटाला हरिकृष्णा को। और इसमें तीसरे स्थान पर रहे अर्जुन एरिगेसी। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में भी शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा वीटा दानी। तो वीटा दानी का नाम याद रखना है क्योंकि वे अभी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के गवर्निंग बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो इसी कारण से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। आपको बता दूं, वैसे वीटा दानी ये चेन्नई फुटबॉल क्लब की सह मालिक भी है जो इंडियन सुपर लीग में खेलता है। बाकी अगर ऑप्शन में आप देखना चाहो तो गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी, कैप्टन गीतिका कौल। हितेश कुमार एस मकवाना भारत के महासर्वेक्षक बने थे। हीरालाल सामरिया मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। ये प्रश्न भी अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था क्योंकि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। अच्छा, टेबल टेनिस की बात है तो आप जानना नहीं चाहोगे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और आपको याद हो तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? मेघना अहलावत बनी थी। और पिछले साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 वाला वो मिला था अचंता शरद कमल को। उनका संबंध टेबल टेनिस से ही है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, एक होमवर्क प्रश्न है आपके लिए कि 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन्हें मिला है और उनका संबंध किस खेल से है, ये भी बताओ। वैसे आपको बता दूं, इस साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि 2022 का बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का विजेता कौन रहा? तो भाविना बेन पटेल। ये पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हैं। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो आंसर होगा मैनचेस्टर सिटी ने। यहाँ हम बात कर रहे हैं फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 की। इस बार इसका 20वां संस्करण है जो कहाँ पे हुआ? सऊदी अरब में हुआ। जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। किसे हराया? फ्लूमिनेंस क्लब को। और इसमें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता रॉड्री ने, मैनचेस्टर सिटी के हैं। फेयर प्ले अवार्ड मिला अल इत्तिहाद क्लब को जो कि सऊदी अरब का। फिर बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 दिसंबर को। तो भारत में हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। और 22 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन जी का जन्मदिन होता है इस दिन, जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया था। और अब आप कहोगे एक इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी होता है, वो कब होता है? 14 मार्च को होता है। देखो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। इसी से इसका उत्तर आ जाएगा। तीसरा तो महीना हो गया मार्च का और 14 इसकी तारीख हो गई। एक प्रश्न याद रखना, करंट अफेयर्स में पढ़ा था अभी, 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिला? तो रुईजियांग झांग को मिला। जबकि एबल पुरस्कार भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और 2023 के लिए ये दिया गया था लुइस कैफरेली को। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 दिसंबर को। तो हर साल 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे यानी कि राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 23 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि इस दिन भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती होती है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, मतलब जब वो प्रधान रहे थे, उस दौरान किसानों के लिए कई सुधार कार्य किए थे, इसीलिए उनकी जयंती को ये दिन मनाते हैं। आपको बता दूं, उन्होंने 1967 में कांग्रेस को छोड़ दिया था और फिर उन्होंने उसके बाद अपनी एक पार्टी बनाई थी। बताओ उनकी पार्टी का नाम क्या था? भारतीय लोक दल। वे 1979 से लेकर 1980 तक प्रधानमंत्री रहे थे और वैसे वो उत्तर प्रदेश के भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। अच्छा, इस बार इस दिन की थीम क्या है?
सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना, डिलीवरिंग स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस। और किसान से आपको याद आएगी एक योजना, केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री किसान योजना, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दो ही तरह के तो प्रश्न बनते हैं इसमें, कब शुरू हुई थी, कहां से शुरू हुई थी। तो ये 24 फरवरी 2019 को शुरू होती है, कहां से, गोरखपुर यूपी से। ये वही है जिसमें किसानों को टोटल 6,000 रुपए देते हैं, 2,000 रुपए की किस्त में, 3 किस्तें जाती है 2,000 रुपए की। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र ये कहां पर खुला, तो पुणे महाराष्ट्र में खुला था। चलिए फिर बताइए, अभी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया, 24 दिसंबर को। तो हर साल 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या भारतीय ग्राहक दिवस भी कहा जाता है। मनाने का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों और उपभोक्ता की शक्ति के बारे में जागरूकता फैलाना। ये तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे हो गया। एक वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी होता है जो हम 15 मार्च को मनाते हैं हर साल। चलो फिर बताओ, अभी 25 दिसंबर को किनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो हर साल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे के रूप में। मनाने का उद्देश्य भारत के नागरिकों के मध्य सरकार की जवाबदेहिता के प्रति जागरूकता पैदा करना। और इस साल अटल बिहारी जी की 99 नंबर की जयंती मनाई जा रही है। पहला सुशासन दिवस हमने 2014 में मनाया था। और अटल जी को भारत रत्न कब मिला था, भारत का सर्वोच्च सम्मान, 2015 में। एक सुशासन सप्ताह भी आपसे पूछ सकते हैं, 19 से लेकर 25 दिसंबर तक मनाते हैं। अटल जी के बारे में कुछ बात करें तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, और ये बीजेपी के पहले ऐसे नेता बने थे जो प्रधानमंत्री बने भारत के। और वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। पहली बार 1996 में मात्र 13 दिनों के लिए, और सबसे कम समय तक के प्रधानमंत्री रहे थे ये उस वक्त। और दूसरी बार 1998 में बने, उस समय ये 13 महीनों के लिए बने थे। और तीसरी बार 1999 से लेके सन 2004 तक पूरा कार्यकाल इनका रहा था। और नई दिल्ली में उनके स्मारक का नाम क्या है, सदैव अटल। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने उन्नत आरोग्य श्री योजना शुरू की है, तो आंसर हो गया आंध्र प्रदेश। तो योजना का नाम है उन्नत आरोग्य श्री योजना। इसको आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया। क्या है इस योजना में, तो इस योजना के तहत राज्य में 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। और इस योजना का लाभ राज्य के 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले लोगों को दिया जाएगा। 5 लाख या उससे कम जिनकी एनुअल इनकम है, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, इसी तरह से एक योजना हमने पढ़ी थी। योजना में क्या होता है, स्वास्थ्य बीमा योजना ही दिया जाता है। 25 लाख रुपए का उसमें स्वास्थ्य बीमा योजना दिया जाता है। अब आपको बताना है वो किस राज्य ने शुरू की थी। उस योजना का नाम मैं आपको बताता हूं, चिरंजीवी योजना। किस राज्य की है ये योजना, फिर बताओ। अभी हाल ही में किस राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस नाम से एक अभियान शुरू किया, तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस नाम से एक अभियान शुरू किया है। सांस की फुल फॉर्म क्या हो गई, देखो, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। निमोनिया ये मुख्य रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है। तो इस अभियान का उद्देश्य यही है कि निमोनिया की रोकथाम, उसके टीकाकरण के बारे में जन जागरूकता यानी कि सोशल अवेयरनेस बढ़ाई जाए, ताकि निमोनिया से होने वाली बाल मृत्यु दर को कम किया जा सके। आपको यह भी बता दूं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की टोटल मृत्यु में 15% तो निमोनिया के कारण ही होती है। निमोनिया की बात करें, ये वायरल, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण के कारण होने वाली फेफड़ों की बीमारी है, जिसके कारण एक या दोनों फेफड़ों में वायु की जो थैली होती है, जिसे एल्वियोली कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें मवाद भर जाती है। परिणाम स्वरूप सांस लेने में कठिनाई होती है बच्चों को। अब निमोनिया की बात छिड़े तो ये डे जरूर याद रखें, वर्ल्ड निमोनिया डे कब होता है, 12 नवंबर को होता है। और ये प्रश्न भी अच्छा है कि भारत के पहले स्वदेशी निमोनिया टीके का नाम क्या है। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न छांट करके लेकर के आता हूं आपके लिए। अब बताओ अगर पता है तो। इसका उत्तर तो वैसे मैंने लिख ही दिया, न्यूमोसिल आंसर होगा। इसको बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। चलो फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 डेज नाम से एक पहल शुरू की है, तो आंसर होगा बिहार। तो बिहार पुलिस ये 1 जनवरी 2024 से मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 नाम से एक पहल शुरू कर रही है। और इस इनिशिएटिव, इस पहल के तहत बिहार पुलिस की लापरवाही खत्म होगी, क्योंकि अब उन्हें रिपोर्ट जमा होने के मैक्सिमम 75 दिनों में जांच पूरी करनी होगी। और अपराध अनुसंधान विभाग को इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
देखो फिर बताइए, अभी हाल ही में कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य में किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए गए? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर राज्य के 51 किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए। इन ट्रैक्टरों को कृषक उपहार योजना के तहत प्रदान किया गया, जिसका उद्देश्य है राज्य में किसानों की सहायता करना। और इन किसानों को लक्की ड्रॉ के जरिए चुना गया। और आप जानते ही हो, हमारे 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, और उनकी जयंती को यानी कि 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस हमने मनाया। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया? तो आंसर होगा विश्व प्रवासन संगठन। तो अभी विश्व प्रवासन संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, इसने प्रोजेक्ट प्रयास को लॉन्च किया है। क्यों किया, क्या उद्देश्य है? तो भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित माइग्रेशन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे प्रयास का मतलब हो गया प्रोमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन की बात करूँ, स्थापना 1951 में होती है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश 175 है। भारत भी इसका सदस्य है। और इसी तरह से आपको याद आएगा, अभी पाट मित्रों नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किया था कपड़ा मंत्रालय ने, जिसके मंत्री पीयूष गोयल है। उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया था आरबीआई ने लावारिस धन के मालिकों का पता लगाने के लिए। एक निदान पोर्टल का लॉन्च किया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, याद होगा, सुपेश नाम से पोर्टल लॉन्च किया था। उससे पहले सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया था। फास्टर पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था। सुवास पोर्टल भी अभी लॉन्च किया था। सब सुप्रीम कोर्ट ने किए थे। और ई अमृत एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग ने, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। फिर बताओ, अभी हाल ही में हिंद महासागर संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? तो आंसर होगा थाईलैंड में। तो इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम यानी कि हिंद महासागर संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का भी 8वां संस्करण का आयोजन ये थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया, अभी 19 से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक। और इस शिखर सम्मेलन में, इस समिट में 27 सदस्य देश और पर्यवेक्षक देशों के जो भी नौसेना प्रमुख थे उन्होंने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से भी हमारे नौसेना प्रमुख जो हैं आर हरि कुमार, उन्होंने हिस्सा लिया। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, इस साल थाईलैंड ने इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। और एक पॉइंट और याद रखना, यहाँ पर भारत के द्वारा तैयार किए गए ध्वज को IONS ध्वज के रूप में चुना गया। IONS मतलब इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, हिंदी में बोलोगे तो हिंद महासागर संगोष्ठी। और ये पॉइंट भी नोट करना, 2025 में इसकी जो नवी बैठक होगी वो भारत में होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि हिंद महासागर संगोष्ठी को 2008 में भारतीय नौसेना ने ही शुरू किया था। और यह हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का एक मंच है। और इसका पहला संस्करण 2008 में नई दिल्ली में हुआ था भारत में। तो इसमें टोटल अगर मेंबर कंट्रीज की बात करोगे तो आपने कहा 25 सदस्य देश हो गए और 9 पर्यवेक्षक देश हो गए, ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। अभी एक नवीनतम पर्यवेक्षक देश इसमें जुड़ा है जिसका नाम है साउथ कोरिया। तो IONS, इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना और आपसी संबंधों को। फिर बताओ, अभी हाल ही में कहां पर पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा बिहार में। तो अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023, इस बार ये इसका पहला संस्करण हुआ, इसीलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। कहां पे? बोध गया, बिहार में, जिसका उद्घाटन किया दलाई लामा जी ने। और 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 33 देशों के करीब 2000 विद्वानों ने हिस्सा लिया। अच्छा, दलाई लामा जी से याद आएगा, ये तिब्बती आध्यात्मिक गुरु है। अब इनको 1959 के लिए एशिया का नोबेल पुरस्कार जिसे कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 64 वर्षों के बाद। और ये प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। फिर बताओ, अभी हाल ही में 6ठा भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो 2023 का आयोजन ये अभी हुआ। ये इसका 6वां संस्करण था, 21 से लेकर 24 दिसंबर तक। कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में। और थीम क्या है? अ न्यू इंटीग्रल विजन फॉर डेवलपमेंट। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो आंसर होगा इमैनुअल मैक्रोन। आपको याद होगा, हमने पहले पढ़ा था कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनको इनवाइट किया गया था इस बार हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट के रूप में, पर उन्होंने कहा कि वो बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है, तो आ नहीं पाएंगे।
तो हमने कहा मत आओ। फिर हमने फ्रांस के प्रेसिडेंट को इनवाइट कर दिया, तो वो आ रहे हैं इस बार रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बन करके। तो आपको याद रखना है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे छठे फ्रांसीसी नेता होंगे। और अभी 2023 में रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन थे? मिस्र यानी कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। और हमने पढ़ा अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में कि अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के लगातार तीसरी बार प्रेसिडेंट चुने गए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट कौन थे, यानी कि 26 जनवरी 1950 को इंडोनेशिया के उस समय के जो प्रेसिडेंट थे सुकर्णो, वो थे। दूसरी बार 1951 में कौन थे? नेपाल के राजा त्रिभुवन बीर विक्रम शाह। और अब 2024 में होंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। और 2024 में हम कौन से नंबर का रिपब्लिक डे मनाएंगे? 75वां। क्यों मनाते हैं आपको बताइए? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। कितने समय में बनके तैयार हुआ था हमारा संविधान? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और फ्रांस में स्टैटिक आप जानते ही हो, कैपिटल इसकी पेरिस है, जहां पे 2024 में समर ओलंपिक होंगे और करेंसी यूरो है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में बिस्लेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण। तो मिनरल वाटर ब्रांड है बिस्लेरी और इसी ने अभी इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी इन्फोसिस ने 2 टेनिस प्लेयर को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था, ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की है और राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं। इसी तरह से अभी ICC वर्ल्ड कप जो हुए थे उसमें ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए थे सचिन तेंदुलकर और भारत में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे इसके शाहरुख खान। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में टॉपर कौन है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो पहले तो ये याद रखना कि इस रैंकिंग को नीति आयोग ने तैयार किया है और इसको किस नाम से जाना जाता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स रैंकिंग। और इसमें टॉप पर आंध्र प्रदेश है तो दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस रैंकिंग को किस आधार पर तैयार किया जाता है। तो किस राज्य ने किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी फसल को बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराए हैं? किसने इंटर स्टेट यानी कि अंतरराज्य व्यापार के लिए सबसे ज्यादा सुगमता दी है? और कृषि उत्पादों की ट्रेडिंग को किसने सबसे ज्यादा सिंपल बनाया है? तो इन्हीं सभी के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और अभी इसने इसको जारी किया और इसमें पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश रहा। अब बात नीति आयोग की है, जिसे योजना आयोग के जगह पे लाया गया था सन 2015 में। तो आप कहोगे कि नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म हो गई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। और मैंने आपको हमेशा बताया है, ये पॉइंट याद रखना कि प्रधानमंत्री मुख्य रूप से 3 चीजों के अध्यक्ष है। एक तो नीति आयोग हो गया, एक CSIR के ये अध्यक्ष है और एक इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतरराज्य परिषद के ये अध्यक्ष है। बाकी अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी है और CEO BVR सुब्रमण्यम है। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा केरल। तो अभी हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार केरल ये युवाओं के काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बन गया है। और केरल में भी अगर शहर पूछोगे तो कोच्चि और तिरुवनंतपुरम बताया गया है इस रिपोर्ट में। अब चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया? तो आंसर होगा भाषिनी AI। अच्छा, अभी आपने पढ़ा था अभी काशी तमिल संगम का आयोजन ये हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो वहीं पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था, अब वो भाषण तो हिंदी भाषा में ही देंगे, तो उनके उस भाषण का वास्तविक समय में यानी कि रियल टाइम में तमिल भाषा में अनुवाद किया इस भाषिणी AI ने। अब भाषण उन्होंने कहाँ पे दिया? काशी तमिल संगम में। तो वहां पे एक तो हिंदू भाषी लोग थे और एक तमिल भाषी लोग थे। अब जो तमिल बोलने वाले हैं उनको हिंदी समझ में नहीं आती, तो उनके लिए तो तमिल में बोलना पड़ेगा और मोदी जी को तमिल नहीं आती, तो उन्होंने भाषण तो दिया हिंदी में और उनके उस भाषण को अनुवादित कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया तमिल भाषा में तमिल भाषी लोगों के लिए इस भाषिणी AI ने। और रियल टाइम में किया, मतलब जैसे जैसे वो हिंदी में बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे उधर ट्रांसलेट होता गया। तो भाषिणी AI ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज ट्रांसलेटर है
इसका काम यही है, रियल टाइम में अनुवाद करना, जिससे देश के भीतर जितनी भी भाषाएं हैं उनके बीच संचार को बढ़ावा दिया जा सके। फिर बताओ, अभी दिसंबर 2023 में कौन सा देश ओपेक से बाहर हो गया? तो आंसर होगा अंगोला। तो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है अंगोला, जिसने अभी उत्पादन लक्ष्यों पर असहमति जताते हुए ओपेक छोड़ने की घोषणा कर दी। ओपेक क्या है? ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है और अभी सऊदी अरब की अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई थी और यहीं पे ये फैसला लिया गया था कि अंगोला देश को उत्पादन में कमी करनी चाहिए जिससे तेल की कीमतें बढ़ें। अंगोला ये 2007 में ओपेक में शामिल हुआ था और अभी उसने उत्पादन में कटौती करने से मना कर दिया और फाइनली वो ओपेक से बाहर हो गया। और आपको याद हो, डेली करंट अफेयर्स अगर पढ़ते हो तो आपको याद होगा भी कुछ समय पहले इक्वेडोर और कतर भी ओपेक से अलग हो गए थे। ओपेक फुल फॉर्म देखो इसकी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मैंने कहा ना, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना होती है 14 सितंबर 1960 में। इसे शुरुआत में सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला, ईरान और इराक ने बनाया था। हेडक्वार्टर याद रखना जरूर, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। अब देखो, ये अंगोला देश न्यूज में आ गया तो यहाँ के स्टैटिक आपको पता होने चाहिए। कैपिटल क्या होती है इसकी? लुआंडा होती है। करेंसी है अंगोलन क्वांचा और प्रेसिडेंट है जोआओ लोरेंको। तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर नाम की बुक को किसने लिखा? अश्विनी कुमार ने। अश्विनी कुमार ये कौन है? तो ये पूर्व कानून मंत्री हैं जिन्होंने अभी ये बुक लिखी है जिसका नाम है अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर। इसे अभी नई दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया। फिर बताओ, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया? तो आंसर होगा JN1। तो JN1 ये कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है। JN1 इसका नाम रखा है और अभी तेजी से फैलने के कारण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया। अभी JN1 का पहला केस अभी इसी साल सितंबर में अमेरिका में आया था और भारत में पहला मामला ये केरल में आया। अच्छा, WHO है ना, ये किसी भी बीमारी को या किसी भी वायरस को दो तरह से डिफाइन करता है। वैसे तो तीन तरह से करता है, लेकिन दो आप ध्यान रखो। एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब ये अत्यधिक गंभीर स्थिति होती है, इसमें मौतें हो रही होती है, लोगों की आर्थिक हानि हो रही होती है और इसमें संक्रामक क्षमता भी बहुत तेज होती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये फैलता है। और दूसरा ये हम देख रहे हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये इतना गंभीर नहीं होता, इतना खतरनाक नहीं होता, पर इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस पर नजर रखना जरूरी है। तो अभी WHO ने JN1 को इसी कैटेगरी में रखा है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को आप वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हो। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और सेक्रेटरी जनरल है टेड्रोस अधानोम। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, हाल ही में संसद के द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा, रिप्लेस करेगा? भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। तो अभी संसद ने राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 नेशनल टेलीकॉम बिल 2023 को पारित कर दिया है। इसे पार्लियामेंट में संसद में किसने पेश किया? जो हमारे IT मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी ने। और ये किस कानून को रिप्लेस करेगा? तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को। मतलब 138 साल पुराने कानून की जगह लेगा ये नया कानून। अब इसमें कुछ खास बातें हैं, वो मैं आपको बताऊं। तो इसमें फर्जी सिम पर नकेल कसी जाएगी। कैसे? अगर किसी के पास अब फर्जी सिम होती है या फिर फर्जी सिम लेता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा होगी और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उसी तरह से अगर कोई इमरजेंसी आपातकाल स्थिति आती है तो सरकार मोबाइल सेवा और नेटवर्क को प्रतिबंध यानी कि बैन कर सकती है। और उसी तरह से जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो ना, OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। तो OTT प्लेटफॉर्म या इंटरनेट कॉलिंग या मैसेज, जैसे कि व्हाट्सएप करते हो या टेलीग्राम हम यूज करते हैं, तो अभी इन सेवाओं को टेलीकॉम से बाहर कर दिया गया है इस नए कानून के अंतर्गत। तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए भाई इस नए कानून में क्या क्या होगा अब। और नए कानून से याद आएगा अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल कौन से नंबर का है? 128वां है। एक्ट कौन सा है? 106वां है। किसने प्रस्तुत किया था? हमारे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने। और इसमें क्या बात कही गई कि इसमें महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% का आरक्षण मिलेगा।
ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, तो ध्यान में रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। और अगर डेली आप हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो ये प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं जब इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अभी हमारे जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह, उन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया। कहां पे कर दिया? तो याद रखना, चंडीगढ़ में। यह देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र है। और चंडीगढ़ में भी कहां? तो सेक्टर 18 स्थित वायुसेना हेरिटेज सेंटर कैंपस में। आपको बता दूं, इस सेंटर को, इस केंद्र को सेनकॉप्स के नाम से जाना जाता है। तो अब इस साइबर केंद्र से देश के सभी राज्यों को जोड़ा जाएगा। फिर बताइए, हाल ही में विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने खोजे गए बैक्टीरिया का नाम किनके नाम पे रखा है? तो आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो अभी पश्चिम बंगाल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने, एक समूह ने, पौधे की वृद्धि में सहायक एक बैक्टीरिया का पता लगाया है और इसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा है। क्या नाम रखा? पेंटोयया टैगोरी। और ये पहली बार है जब किसी जीवित जीव का नाम प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पे रखा गया। और आप जानते हो, ये जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, ये अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी इसको दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। ये पश्चिम बंगाल में है। एक्चुअली में ये टैग अमूर्त धरोहरों को दिया जाता है और पहली बार किसी मूर्त धरोहर को ये टैग मिला है। अमूर्त धरोहर यानी कि इंटेंजिबल साइट्स, जिन्हें आप छू नहीं सकते हो। जैसे कि अभी यूनेस्को ने भारत की 15वें नंबर की अमूर्त धरोहर किसे बनाया? गुजरात के गरबा डांस को। तो वो तो हो गई अमूर्त धरोहर, और मूर्त धरोहर हो गई जिसे आप छू सकते हो। जैसे कि लेटेस्ट हमारे 42 नंबर की मूर्त धरोहर कौन सी बनी है? होयसला मंदिर, जो कि है कर्नाटक में। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी से कुछ पॉइंट्स मैं आपको जरूर रिवाइज कराऊंगा। हो सकता है ये पॉइंट्स आपको पहले से याद हो या कुछ पॉइंट्स आपने पहली बार सुने हो। जरा देखो इन्हें। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म होता है 7 मई 1861 को कोलकाता में, और उन्होंने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा जी की उपाधि दी थी, ये आपको पता होगा। और ये भी आपको पता होगा कि 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनको मिला था, और वे पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और क्या आपको ये पता है कि उनको ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड पुरस्कार दिया था, नाइटहुड की उपाधि दी थी, पर उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उसको लौटा दिया था। और यह भी याद होगा आपको शायद कि स्वामी विवेकानंद जी के बाद वे दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व धर्म संसद को 2 बार संबोधित किया था। और अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का पॉइंट्स तो आपको याद होगा कि अभी रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसे मिला था? सुकृता पॉल कुमार को, उनके उपन्यास सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी दिसंबर 2023 में किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा इसका उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने और लोक कला को सर्वव्यापी बनाने के लिए राज्य में 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। और इसकी थीम रखी गई है उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। और यह महोत्सव उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। अब बात फिर बताइए, अभी हाल ही में तानसेन समारोह ये कहां पे मनाया गया? तो आंसर होगा ग्वालियर में। तो हर साल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। इस बार ये इसका 99 नंबर का संस्करण है, एडिशन है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ही तानसेन बिलोंग करते थे। वे अकबर के दरबार में एक महान संगीतकार थे, नवरत्नों में से एक थे। और उन्हीं के सम्मान में मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है, और मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग इसका आयोजन करता है। और अभी इसी समारोह में शास्त्रीय संगीत के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 ये किसे मिला? ये भी याद रखना, पंडित गणपति भट्ट को। ध्यान रखना ये।